हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पायल और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके सभी टेट एग्जाम्स के लिए, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक एक करके हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। देखिए, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इलाहाबाद। सेकंड क्वेश्चन है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, ये बुक का नाम है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये पुस्तक लिखी है स्किनर ने। आपको पता है स्किनर एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, तो अपनी इस पुस्तक में भी इन्होंने इसी बात का जिक्र किया है। आपको नाम से भी पता चल रहा है, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि बिहेवियर के बारे में ही जो है इन्होंने जिक्र किया है अपनी इस पुस्तक में। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्किनर। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। तो देखिए, वृद्धि और विकास का पहला चरण कौन सा होता है। वृद्धि और विकास का पहला चरण होता है शारीरिक वृद्धि और शारीरिक विकास। आपको पता है, जब बच्चे का जन्म होता है तभी से ही बच्चे की शारीरिक वृद्धि और विकास शुरू हो जाता है, यानी कि बच्चे के जो शारीरिक अंग है उनके साइज में भी वृद्धि होती है और साथ ही साथ जो उन अंगों की कुशलता है वो भी बढ़ती है। यानी कि शारीरिक वृद्धि और विकास का पहला चरण जो होता है वो होता है शारीरिक विकास, क्योंकि शारीरिक वृद्धि भी उसी में आ जाती है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। ध्वनि संयोजनों को ध्वनि संबंधित नियमों में ही तो बताया जाएगा, है ना। जो चीज़ जिससे रिलेटेड है उसी नियमों में तो उसकी बात करी जाएगी। तो ध्वनि संयोजन जो है वो ध्वनि संबंधित नियमों के अंतर्गत बताए जाते हैं। जो ध्वनि संबंधित नियम है उसमें ही ध्वनि संयोजनों का जिक्र होता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा निर्धारित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं। यानी कि जब हमारी सोच हमारी भाषा से निर्धारित हो रही है ना। या फिर आपको पता होगी ये बात कि जिस भाषा में हम लोग बोलते हैं उसी भाषा में हम लोग सोचते हैं, यानी कि हमारी जो लैंग्वेज है वो हमारी सोचने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है। एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारी सोच को निर्धारित करती है हमारी भाषा। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं भाषा निर्धारित, क्योंकि हमारी भाषा द्वारा हमारी सोचने की प्रक्रिया निर्धारित हो रही है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन है, स्वजागरूकता और संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित है। संज्ञानात्मक क्षमताएं शब्द आ गया। संज्ञानात्मक क्षमताओं का मतलब है जो हमारी मानसिक क्षमताएं हैं, यानी कि हमारे दिमाग से रिलेटेड जो भी क्षमताएं हैं वो सारी संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं। जैसे योजना बनाते हैं हम लोग, समीक्षा करते हैं, ये सारी संज्ञानात्मक क्षमताओं में आते हैं। तो इनका संशोधन या इनका नियंत्रण करना डैश में अंतर्निहित होता है। किस में अंतर्निहित होता है। तो देखिए, ये अंतर्निहित होता है संज्ञान बोधन में, क्योंकि हम यहाँ पे संज्ञान की ही बात कर रहे हैं, कॉग्निशन की ही बात कर रहे हैं। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेवन क्वेश्चन है, जजोंग का ये मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं। तो देखिए, जजोंग के कहते हैं कि मनुष्य का जो संज्ञान है या जो मनुष्य की फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, भाव हैं, वो हमेशा स्वतंत्र होते हैं। इन्होंने इसे स्वतंत्र कहा है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन है, डैश माह की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य बोलते लगते हैं। तो देखिए, 1.5 से 2 साल में ऐसा होता है कि जब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी बातें रखने लगते हैं छोटे छोटे वाक्यों से। जैसे अगर बच्चे की कोई ज़रूरत है, बच्चे को प्यास लगी है या बच्चे को भूख लगी है, जो भी बच्चे की आवश्यकताएं हैं वो उसको बच्चा प्रकट करने के लिए थोड़े थोड़े वाक्य, छोटे छोटे वाक्य बच्चा बोलने लगता है। तो ऐसा 1.5 से 2 साल में होता है। अगर इसे हम महीने में देखेंगे तो ये 18 से 24 महीने आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है वो आपको बताना है। देखिए, आपको पता है बाद की बाल्यावस्था यानी कि उत्तर बाल्यावस्था के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो उसकी बौद्धिक विकास की विशेषता कौन सी नहीं है। ए ऑप्शन है भविष्य की योजना की सूझबूझ। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए, इस अवस्था के बच्चे, जो उत्तर बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं, वो भविष्य की योजनाओं के बारे में सूझबूझ नहीं रखते हैं, या उन्हें पता नहीं होता है कि आने वाले टाइम में उनको क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस उम्र के बच्चों से पूछते भी हैं कि आपको बड़े होकर क्या बनना है, तो उनकी रोज ही सोच बदलती है। कभी बोलते हैं हमें कुछ बनना है, किसी और दिन कुछ बनना है ना। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ नहीं रखते हैं। इसके अलावा के जो ऑप्शन देखेंगे, जैसे बी में लिखा है विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, तो ये तो होता ही है इस अवस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में। इसके अलावा तर्किक शक्ति भी बढ़ती है, तर्क करने लगते हैं बच्चे, है ना। और जो उनका भय होता है उसकी मन में, कल्पनाओं में, वो भय का भी अंत हो जाता है। तो इसके अलावा जो आपका ए ऑप्शन होगा वही करेक्ट होगा। 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की सीमा नहीं है। तो देखिए, सीमा नहीं है। अनुत्क्रमणीयता यानी कि इरिवर्सिबिलिटी बच्चे में पाई जाती है, क्योंकि बच्चे जो है अपलटावी सोच बच्चे में होती है, चीज़ों को पलट कर नहीं सोच पाते हैं। इसके अलावा बी ऑप्शन जो है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, यही ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा।
क्योंकि बच्चे में जो है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति जो है वो नहीं देखने को मिलती है ना। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको पता है कि पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है ये पियाजे ने दी है, और पियाजे ने अपनी दूसरी अवस्था का ये नाम दिया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो 2 से 7 वर्ष के बच्चों के बीच बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। तो ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, कोहलर ये सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। तो देखिए पहले ये जानते हैं कि कोहलर कैसा मनोवैज्ञानिक था। तो देखिए कोहलर जो थे वो संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि जो है ये व्यवहारवादी नहीं थे, संज्ञानवादी थे। तो इन्होंने सीखने को एक संज्ञानात्मक कार्य बताया है। इन्होंने कहा है कि अगर व्यक्ति को कुछ सीखना है तो उसको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है ना, क्योंकि अगर व्यक्ति में कुछ बुद्धि होती है तभी वो चीज़ों को सीख पाता है। तो आपको ए ऑप्शन में दे रखा है कि ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। तो ऐसा इन्होंने नहीं कहा था, इन्होंने पशु पे ही प्रयोग करके अपना सिद्धांत दिया है, तो ऐसा तो ये कह भी नहीं सकते हैं। बी है स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, ये भी गलत है। संज्ञानात्मक कार्य है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि सीखने के लिए भी मनुष्य को अपने संज्ञान का प्रयोग करना पड़ता है, और ये संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, स्कीमा का मतलब है। आपको पता है जो स्कीमा है ये शब्द जो है पियाजे ने प्रयोग किया था, और स्कीमा का मतलब इन्होंने बताया था अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, या फिर कह सकते हैं अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो चीज़ें हमारे दिमाग में पहले से होती हैं किसी एक बात को लेकर, जो भी हमें पता रहता है हमारे दिमाग में होती है जो चीज़ें, वही स्कीमा है। यानी कि जो चीज़ हमारे अनुभव जो हमारे दिमाग में है, और वही अनुभव हमें आगे आने वाले टाइम में कुछ और चीज़ें सीखने में मदद कर रहे हैं, तो वही हमारे स्कीमा है। इन्होंने ऐसा कहा था, है ना। तो स्कीमा का मतलब होता है खंडन क्रियाविधि, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, या अधिगम विधि भी ये नहीं है। कुछ सीखने के लिए विधि नहीं होती, किसी विधि का नाम नहीं है स्कीमा। लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना, ये बिल्कुल सही है। यानी कि कुछ टाइम से हमारे मन में, हमारे दिमाग में जो भी चीज़ें हैं, एक चीज़ को लेकर जो भी बातें हैं, उसके पैकेट्स या उसके संगठन को ही हम लोग स्कीमा कहते हैं। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 13 है, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है। देखिए आपसे सूक्ष्म पूछा गया है, स्थूल नहीं पूछा गया है। स्थूल जो चलन कौशल है उसमें ये सारे आते हैं, जैसे चढ़ना, कूदना, दौड़ना, लेकिन जो सीखना है ये एक सूक्ष्म चलन कौशल का आपका उदाहरण होता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सीखना। 14 क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया है। आपको पता है कि जो वाइगॉस्की है ये समाज के साथ अंतःक्रिया पर बहुत बल देते हैं। ये कहते हैं कि भाई अगर बच्चा समाज में रहता है, समाज के लोगों के साथ अंतःक्रिया करता है, समाज के अन्य लोगों के साथ संबंध बनाता है, बातचीत करता है, तभी बच्चा कुछ सीख सकता है, या तभी बच्चे का विकास होता है। समाज से हटकर, समाज से अलग होकर बच्चे का विकास संभव ही नहीं है। तो आपको पता चलेगा कि सामाजिक रचनावाद दर्शन पर सबसे ज़्यादा बल देते हैं वाइगॉस्की। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। 15 क्वेश्चन है, अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांड्रा और वॉल्टर ने बल दिया है। तो देखिए वो पद्धति आपको बतानी है, तो उस पद्धति का नाम है निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण। ये पद्धति इन्होंने बताई है कि बहुत ज़्यादा निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति ये है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण। 16 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। आपको पता है जो थॉर्नडाइक है वो एक मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने कहा था कि प्रयास और त्रुटि के माध्यम से सीखा जाता है। यानी कि लगातार कोशिश करने पर हमसे कुछ गलतियां भी होती हैं, लेकिन अगर हम लगातार फिर भी कोशिश करते रहते हैं तो उन गलतियों की संख्या कम हो जाती है और हम नई चीज़ सीख लेते हैं, है ना। तो कोई शिक्षक चाह रहा है कि भाई थॉर्नडाइक के सिद्धांत को मैं लागू कर दूँ अपनी क्लास में, तो निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए वो आपको बताना है। ए ऑप्शन है, बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए और उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए अगर बच्चे को, जैसे जो थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था, उन्होंने बिल्ली के सामने मछली रखी थी, तभी वो मछली प्रेरित हुई थी, है ना। तो प्रेरणा जरूरी है, तो ये ऑप्शन तो आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपको ये बताना है कि क्या लागू नहीं करना चाहिए, तो ये चीज़ तो ऑब्वियसली लागू करनी चाहिए। बी है कि बच्चों को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख करना चाहिए, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि थॉर्नडाइक ने ये कहा है कि भाई लगातार प्रैक्टिस करते रहो, लगातार प्रैक्टिस करने के बाद आप सीख जाओगे। इन्होंने ये नहीं कहा था कभी भी कि आपको जो है खोज विधि का इस्तेमाल करके सीखना चाहिए या कोई और विधि का इस्तेमाल करके सीखना चाहिए। इन्होंने बस ये कहा है कि लगातार प्रैक्टिस करते रहो, लगातार गलतियाँ करते रहो और उसके बाद आप लोग सीख जाएंगे। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। विविधता है बच्चे की या टीचर की कक्षा में कर सकती है, भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर।
बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। थर्ड ऑप्शन है कि विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। तो देखिए आपको जो है ये ऑप्शन दिख रहा है, भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर। तो ऐसा तो टीचर को ज़रूर करना चाहिए, है ना। अगर किसी की कक्षा में अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग चीज़ से बिलोंग करने वाले, तो टीचर को हर किसी बच्चे की जो भी उसकी आइडेंटिटी है उसको ज़रूर महत्व देना चाहिए। तो आपका ए ऑप्शन तो हमेशा करेक्ट होगा, फर्स्ट वाला आपका करेक्ट हो गया, है ना। उसके बाद क्या है कि सेकंड है कि बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। ये भी शिक्षक को हमेशा करना चाहिए कि वो जो है बच्चे की जो भी पृष्ठभूमि है उसको वो संसाधन के रूप में प्रयोग करे, कक्षा में एक संसाधन के रूप में प्रयोग करे। तीसरा ऑप्शन है कि विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। ये भी बिल्कुल सही है कि जिस बच्चे को जो अधिगम शैली में चीज़ें समझ में आती हैं उन सबको मर्ज कर दो। फोर्थ है कि मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। तो देखिए मानदंड निर्धारित करने की बात कभी भी शिक्षक को नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और मानक निर्देश ऐसे हो ही नहीं सकते हैं ऐसी कक्षा में जहाँ पे विविधता है। तो आपका फोर्थ वाला जो है गलत हो जाएगा। अब आपको जो है आंसर देना है, सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, आपको पता चल रहा है डी ऑप्शन में 1 2 3, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। 17 पे चलते हैं। अच्छा 17 ही तो था, 18 पे चलते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वो होते हैं जो, तो प्रतिभाशाली गिफ्टेड बच्चों की बात की गई है। प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान को प्रवीणता पर बल देते हैं। सबसे अच्छे कार्यक्रम पूछे गए हैं बच्चों के लिए, है ना, तो वो आपको बताने हैं। 18 ए ऑप्शन है कि प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान को प्रवीणता पर बल देते हैं। तो देखिए ये नहीं है ठीक प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, क्योंकि प्रत्यास्मरण के द्वारा कुछ भी करना ठीक नहीं होता है। बी ऑप्शन है कि उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं। ये भी नहीं करना चाहिए। कब तक हम उपहार से या पुरस्कार से किसी को कुछ चीज़ करने के लिए प्रेरित कर लेंगे? जब तक बच्चा अंत प्रेरित नहीं है तब तक कुछ हो ही नहीं सकता है, बच्चा कुछ सीख ही नहीं सकता है। दूसरों को लोभित, किसी बच्चे को लोभ देकर उसे कुछ सिखाना ये उचित नहीं होता है, ये बात आपको पता होगी। तो बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देता है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना, कि ऐसे कार्यक्रम, अच्छे कार्यक्रम वही साबित होंगे जो कि बच्चे के चिंतन को प्रेरित करते हैं, बच्चे के सोचने को बढ़ाते हैं और उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रखने के अवसर देते हैं। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 19 है व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने वर्गीकृत किया है? ए ऑप्शन में दे रखा है हिपोक्रेट्स। तो देखिए हिपोक्रेट्स ने तो भाई पित्त के आधार पर किया था, लाल पित्त, काला पित्त। स्किनर ने तो इस बारे में बात ही नहीं किया। कैचमर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। 20 देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? तो पहले ही आपको पता है कि हार्वर्ड गार्डनर ने जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बुद्धि का जो है जिक्र किया है कि बुद्धि बहुत सारे तरीके की होती है। भाई गणितीय बुद्धि होती है और व्यवहारात्मक बुद्धि होती है, बहुत सारे तरीके की बुद्धि का इन्होंने वर्णन किया है, ठीक है। तो आपको बुद्धि का टाइप बताना है, अगर आपको कुछ विशेषताएं दे रखी है उसके आधार पर। दूसरों को मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा और अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने और प्रतिक्रिया करने की योग्यता किसी व्यक्ति के अंदर है। यानी कि दूसरों की मनोदशा, दूसरों का स्वभाव, दूसरों की प्रेरणा और अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने और प्रतिक्रिया करने की योग्यता जब किसी व्यक्ति में है तो ये अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। अंतरावैयक्तिक तो होती है कि भाई बस अपने आप से व्यक्ति को मतलब होता है, अपने आप के बारे में अच्छे से जानता है तो, लेकिन अंतर्वैयक्तिक होती है जब दूसरे व्यक्तियों के बारे में भी वो जानता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 21वां क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा किसने दी थी? तो देखिए बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी थी सबसे पहले गैल्टन ने। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गैल्टन। 22 है अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे कुछ भी नहीं सीख सकते। अधिगम निर्योग्यता का आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि ऐसे बच्चे जिनको अधिगम या कुछ सीखने में दिक्कत आती है ना, निर्योग्य है। तो ऐसे बच्चे कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। तो ऐसा तो देखिए नहीं होता है कि बच्चे कुछ भी ना सीख पाए। बी ऑप्शन है कि अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, है ना। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी नहीं सीख सकते। अधिगम के कुछ ऐसे पक्ष हैं, सीखने की कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो बच्चे नहीं सीख पाते हैं, बाकी चीज़ें सीख लेते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
23 है, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है कैसे? सृजनात्मक विचारों को बच्चों में कैसे लेकर आ सकता है? उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए क्या कर? तो देखिए, ऐसा करके तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उत्तर कंठस्थ करने के लिए अगर हम कह दें कि भाई उत्तर याद कर लो, तो हम उनकी सृजनात्मकता का कहाँ पोषण कर रहे हैं? तो ये तो गलत हो गया। उन्हें प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर, ये भी गलत हो गया, क्योंकि बच्चे अपनी बुद्धि का या सृजनात्मकता का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ आंसर रट लेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न देकर, ये भी नहीं होगा, क्योंकि बहुविकल्पी में से भाई एक आंसर याद कर लिया उन्होंने और उसको लगा दिया। उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना, कि उनको जो है एक समस्या का समाधान करने के लिए और कौन से तरीकों का तुम इस्तेमाल करोगे, ये सोचो, ऐसा कह सकते हैं हम बच्चे को, तभी उसकी सृजनात्मकता का पोषण हम कर रहे हैं। 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? तो देखिए, सामंजस्य, समाज के साथ सामंजस्य होना या समायोजित हो जाना, ये तो सृजनात्मकता का एक तत्व होता है। दूसरों के विचारों में परिवर्तन करना, ये भी सृजनात्मकता का एक तत्व होता है, कि अपनी बात से दूसरों को तसल्ली दे देना, या कह सकते हैं कि दूसरों को भी प्रेरित कर देना। सी है, समस्याएं ना सुलझाना, तो ये जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। जो सृजनशील बच्चे होते हैं वो एक ही समस्या को बहुत सारे तरीके से या बहुत सारी विधियों से भी सुलझा लेते हैं, तो समस्याएं ना सुलझाना आपका करेक्ट आंसर हो गया। 25 है, एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, ये क्या कहलाता है? जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है कुसमायोजन। तो देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। दिमागी आरोग्यता, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, दिमागी आरोग्यता। ठीक है, तो आई थिंक सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं, और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।